श्वेता सिंह खबरदार का समय है और काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके से धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें, उसकी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। काबुल से दुनिया के तमाम देश, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सब इवैक्यूएशन चला रहे हैं, अपने अपने देश के नागरिकों को वहां से निकालने की प्रक्रिया चला रहे हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान के चंगुल में न फंस जाएं, उसके द्वारा जो चलेगा अगर शासन वहां पर, तो वैसे देश में ना फंस जाए, इसीलिए अपनी जान बचाकर जो भागना चाहते हैं उन सब के ऊपर जिस तरीके से आघात करने का प्रयास हुआ है। देखिए, एक तरफ तालिबान है जो खुद एक आतंकी संगठन है, जो एक देश चलाना चाहता है, वो कह रहा है कि यह आतंकी हमला हो सकता है, और नहीं, वो अपने आतंकियों की बात नहीं कर रहा है, वो तो आईसिस की ओर उंगली उठा रहा है, वो दूसरी तरफ उंगली उठा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो वहां की परिस्थितियां हैं, काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमला हुआ है, तालिबान की तरफ से यह कहा गया है, और उंगली उसने उठा दी है आईसिस की तरफ। तालिबान का प्रवक्ता जो है जबीउल्लाह, उसकी तरफ से यह कहा गया है कि आतंकी हमले में हमारा तो हाथ नहीं है, लेकिन आईसिस का हाथ हो सकता है। अल-कायदा के आतंकी किस तरीके से वहां पर पनप रहे हैं, आईसिस के आतंकी कैसे वहां पर पनप रहे हैं, यह हाल फिलहाल की तस्वीरें हम सब के सामने आती रही हैं। पाकिस्तान के आतंकी किस तरीके से अफगानिस्तान में पहुंचकर तालिबान की मदद करके और वापस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंच जाते हैं, वो सबने देखा है। लेकिन आतंक के ही रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने वाला आज कह रहा है कि आतंकियों ने काबुल में धमाका कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी चीज जो है वो ये कि काबुल धमाके में अमेरिकी नागरिक भी मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से यह बयान आया है, पेंटागन की ओर से यह बयान आया है, काबुल धमाके में अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी इवैक्यूएशन की प्रक्रिया चल रही है। तालिबान ने अपनी तरफ से उसे अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके आगे नतमस्तक होकर अमेरिका ने भी स्वीकार लिया, भैया 31 अगस्त तक हम निकल जाएंगे। लेकिन इस तरह की तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है? क्या केवल वो आतंकी, या फिर जिस तरीके से वहां पर अमेरिका ने अपनी फौज निकाली है और उसके बाद से परिस्थितियां बेकाबू होती चली गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? शायद यह जानने का प्रयास ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसे देश की बात हो रही है जिसके नागरिकों को यह पता ही नहीं है कि किसके सहारे वो छोड़े गए हैं। धमाके के बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और धमाके के समय की भी तस्वीरें हमारे पास हैं जो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में, काबुल में जो ये एयरपोर्ट है, उसके आसपास लोग न रहें, इसकी एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को दी जा चुकी थी। तालिबान ने कहा कि हमने भी इस तरह की इनपुट दे दी थी कि यहां पर किसी भी तरह का आघात हो सकता है। ये इनपुट्स तो सबके पास थी, लेकिन देखिए कि आम लोग जो वहां से निकलने के लिए, एक आम जीवन के लिए, एक जिंदगी के लिए वहां से निकलना चाहते थे, उनके ऊपर ये किस तरह का आघात किया गया है। ये गेट के पास ये धमाका हुआ है अफगानिस्तान के इस एयरपोर्ट के भीतर। जिस तरह से हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों की जो एयरफोर्स हैं, उनके विमान वहां पर इवैक्यूएशन के लिए विमान लगाए हुए हैं। इस गेट के आसपास हमेशा आम लोगों की भीड़ रहती है। एक तो धमाका हुआ, और उसके बाद जो धमाके के बाद अफरा तफरी थी, उसमें गोलियां भी चलाई गई हैं। यानी यह केवल एक धमाका नहीं है, यह एक सुनियोजित हमला है, और एक नहीं बल्कि 2 धमाके हुए। दूसरा जो धमाका था वो अंधेरे के समय धुआं उठता हुआ, धुएं का गुबार आसमान में नजर आता है। ये लोगों को जो वहां पर घायल हुए थे, उन्हें निकालने की जब प्रक्रिया चल रही थी, उस समय की तस्वीरें हैं। काबुल का ये एयरपोर्ट जिसके बाहर ये सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। तालिबान की तरफ से ये धमकियां रहती थी वहां के लोगों को कि अफगानिस्तान के जो बाशिंदे हैं, अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, वो देश छोड़कर न जाएं, उन्हें देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो लोग भी तो वहां पर मौजूद रहते थे, माए जो अपने बच्चों को कटीले तारों के पार उछालकर, सिर्फ इसीलिए कि एक उम्मीद रह जाती थी कि वो जिंदगी शायद अपनी जी सकें, वो सांस ले सकें इस दुनिया में, इसके लिए अपने कलेजे के टुकड़े को भी खुद से जुदा कर देने को तैयार थी। लेकिन आज इस धमाके के बाद की ये तस्वीरें देखिए, कहीं भी रहे बस मौत से आमना सामना है लोगों का। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को वहां से दूर रखा जा सके। लेकिन लोग तो इस उम्मीद में हैं, इस कोशिश में हैं, एक बारीक सी भी उम्मीद का दामन अगर थामने को मिल जाता है कि शायद यहां से बाहर निकल पाए, तो वो वहां पर जान पर खेल कर भी रहना चाहते हैं।
काबुल एयरपोर्ट के गेट के नजदीक जो धमाका हुआ और एक के बाद एक जो दो धमाके हुए, धमाके के बाद की अफरा तफरी, ये सारी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। वहां से लोगों को निकालने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद कोशिशें यही हैं कि वहां से विमानों का टेक ऑफ जारी रह सके, लोगों को वहां से निकाला जा सके। लेकिन अभी परिस्थिति कैसी है, कितनी बिगड़ सकती है, इस पर भी निगाहें सबकी हैं। सारी दुनिया में जितने भी देश हैं, जैसे इटली का विमान जब वहां से निकल रहा था तो उसके ऊपर भी गोलियां चलाने की बात सामने आई थी। फ्रांस के राजदूत अफगानिस्तान छोड़ेंगे, यह खबर हमारे सामने आ रही है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, किस तरीके से अलग अलग देश इवैक्यूएशन करें, उन सारी चीजों पर सबकी निगाहें और सबको अब दोबारा भी ध्यान देना पड़ेगा इस पर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। जनरल गुरमीत सिंह, आशंकाएं तो रोजाना रहती हैं और देखिए आज काबुल एयरपोर्ट के सामने हुआ है, लेकिन पूरे के पूरे अफगानिस्तान में किस तरह की परिस्थिति से सब वाकिफ हैं। तालिबान आज कह रहा है कि हम पर आतंकी हमला हो गया है। देखिए आतंकियों ने वहां पर, आईसिस के आतंकियों को वो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आज सिर्फ वही निदा फाजली की पंक्तियां याद आती हैं कि अगर आतंक को लेकर आपका एक रवैया रहेगा तो उसके लिए आप तैयार भी रहिए और बजा मत बीन, बस कांप सपेरे कांप, तेरे बच्चे डस गया तेरा पाला सांप। यह तालिबान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है इन धमाकों के जरिए। जनरल गुरमीत सिंह। बिल्कुल श्वेता जी, जो आपने कहा मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। देखिए जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म का जो अंत होगा वो यही है सामने में। देखिए जिस प्रकार से तालिबान ऑफेंसिव हुआ उसके अंदर में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था और ये जो आज धमाके हुए हैं इसकी पहले ही एंटिसिपेशन थी, पहले ही आशंका थी कि ये होने वाला है, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक मालूम था कि ये जो आईएस खोरासम है ये ऐसी हरकत कर सकता है। और देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि तालिबान से ये अलग है और इनकी जो क्रूरता है, बर्बरता है और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन करते हैं वो इसी प्रकार का लोन वोल्फ, आईडी और फायरिंग करते हैं। लेकिन ये जो इस समय में हुआ है, जबकि 31 अगस्त की जो डेडलाइन पहले ही डिसाइड की गई थी, उसको भी मैं कहूंगा कि तालिबान उसको निभा नहीं सका है। उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी ट्रस्ट एकदम, मैं कहूंगा कि एकदम पूरे दुनिया के सामने में पता लग गया है कि वहां पर कितना संकट है, कितनी क्राइसिस है। वहां पर इंडिपेंडेंटली ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जिन्होंने क्लेम किया है आईएस का, और जिस प्रकार से, जिस बर्बरता से हुआ है, और एक जगह नहीं 3 जगह, जहां पर एक तो एक्सप्लोजन हुआ है, दूसरा बर्न होटल जहां पर टारगेट किया गया है ब्रिटिश के ट्रूप्स को, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा रह रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डेलिब्रेट तरीके से क्या किया गया है। अभी एक दिन पहले ही जो तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, वहां पर जो कथनी बता रहे थे, जो कह रहे थे कि 31 डेट के बारे में उन्होंने जिक्र किया, उसको भी नहीं निभा सके हैं। तो देखिए एक बात पक्की है कि ये जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन की लहर वहां से जो उठेगी ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये इसके पीछे में जिस प्रकार से देखिए तालिबान को किसने बनाया, पाकिस्तान ने बनाया, किस प्रकार से जो आईएस है, कहां पर इन्होंने, इनके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, इनकी जो क्रूरता, बर्बरता और इनका कोई शक नहीं होना चाहिए जनरल गुरमीत सिंह। और अब आपने सही कहा कि जो पाल पोस कर बड़ा करेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसमें हाथ घुसाया हुआ है, ये सोचकर कि उसे कुछ नहीं होगा, सब लोग देख लें, समझ लें। जिस तरीके से जो पश्चिमी देश है वो सोच रहे थे कि हम तो अपने नागरिकों को निकाल लेंगे, भाई तालिबान से हम बातचीत कर लेंगे और वहां से निकलकर अपने हाथ साफ कर लेंगे। लेकिन अब देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का भी बयान आ गया है इस पर कि फ्रांस के राजदूत अफगानिस्तान छोड़ेंगे। अभी तक सब वेट एंड वॉच में मशगूल थे, सब ये सोच रहे थे कि अभी तालिबान के जरिए साथ भले या तो औपचारिक या फिर बैक चैनल्स के जरिए बातचीत होती रहे और हम धीरे धीरे करके निकालते रहे। लेकिन देखिए इन परिस्थितियों में कौन छोड़ना चाहेगा अपने नागरिकों को। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से हड़कंप हो गया है। ब्रिटेन सरकार ने ब्लास्ट पर आपात बैठक बुलाई। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल भी मौजूद हैं इस समय। ये आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो उस होटल के बाहर अगर धमाका होता है जहां पर ब्रिटेन के
सैनिक रहते थे, तो क्या इसमें भी अभी भी सब सोचेंगे कि नहीं, हो सकता है कि ये किसी और को टारगेट कर रहा हो, या अब सब समझ रहे हैं कि सब निशाने पर हैं? वहां से तालिबान अगर कह रहा है कि आतंकी हमला भी है, आईसिस का हमला भी है, तो ये एक ऐसा देश क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसे देश में एक ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गई हैं जहां पर कोई भी महफूज नहीं रहने वाला है। अब ये जो आज का हमले हुए, 2 अटैक हुए, सुसाइड, ये 3-4 चीजें साफ तौर पर दर्शाती हैं। पहले की जो दुनिया को लगता था कि तालिबान के आ जाने के बाद में अलकायदा और आईएसआई कमजोर हो जाएगा, वास्तव में आईएसआईएस और अलकायदा कमजोर नहीं हुए, ये वापस स्थापित हो गए और आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए और विश्व शांति के लिए खतरा है। दूसरा कि इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। तालिबान के साथ साथ अलकायदा और आईएसआईएस को कौन लेके आया? अफगानिस्तान और काबुल में पाकिस्तान। तो बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को सजा दी जाए, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप देखते हो, अमरुल्लाह सालेह की स्टेटमेंट थी कि तालिबान तो हाथ है लेकिन इसके पीछे जो दिमाग है वो पाकिस्तान का है। तो इसलिए बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सजा दी जाए, नहीं तो ये कार्रवाई खत्म नहीं होगी। तीसरी चीज जो साफ तौर पर नजर आती है, जो उस होटल के बाहर ये हुआ है जहाँ ब्रिटिश सैनिक थे, बड़े सोच समझ के ऐसे जगह पे हमले हुए जहाँ एक जगह ब्रिटिश सैनिक थे, दूसरी जगह अमेरिकन थे। जो एयरपोर्ट के बाहर हुआ है उसमें अमेरिकन भी कुछ इंजर्ड हुए हैं, उनके बच्चे भी इंजर्ड हुए हैं, कुछ लेडीज भी इंजर्ड हुई हैं। तो ये सोच समझ के खौफ पैदा करना था अमेरिकन के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए। अब बड़ा लाजमी है कि जितने भी उन्होंने आश्वासन दिए थे तालिबान ने, सारे के सारे आश्वासन गलत निकले। पूरी दुनिया को एकजुट होकर अभी एयर स्ट्राइक्स की आवश्यकता है। पूरी तालिबान की लीडरशिप जो है, अलकायदा की लीडरशिप जो है और आईएसआई की लीडरशिप है, इस समय काबुल में है और वो बड़े इजीली उनको एक ही सिंगल साइट से उनको निकाला जा सकता है। और अगर नहीं निकाला जाएगा तो आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर ये जो है पूरी दुनिया के लिए खतरा होंगे। इसलिए बड़ा लाजमी है कि हम एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करें जी। तो पाकिस्तानी तमाम बीमारी की जड़ है। पाकिस्तानी तालिबान को लेकर आया है, पाकिस्तान ने ही आईएसआई को स्थापित किया है, पाकिस्तान ने अलकायदा को स्थापित किया है, पाकिस्तानी वहां एलईटी को लेकर आया था। पाकिस्तान सबकी जड़ में नजर आता है। वाकई मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी हमारे पास हैं और वो कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जनरल सिवाच मैं कुछ देर में आपके पास आती हूँ। गीता मोहन भी हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी है। गीता, एक तो ये भी समझ में आता है कि तालिबान आश्वासन देने वाला कोई था ही नहीं। अगर तालिबान अपनी तरफ से ये भी कह रहा है कि वहां पर आतंकी हमला हो गया और आईसिस के आतंकी थे, तो सीधे तौर पर तो ये समझ में आ रहा है कि वो आश्वासन अब क्या, अगर वो आतंकी हमले की बात कर रहा है तो आईसिस, अलकायदा, सबके तो गुट वहां पर मौजूद हैं इस समय। बिल्कुल, सबके गुट वहां मौजूद है और जैसे पीके सहगल साहब कह रहे थे, उनके सारे हेडक्वार्टर्स और सारे लीडर्स अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में है। आज सीआईए डायरेक्टर, फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर जनरल पेट्रियस ने उनसे बात की। उन्होंने भी यही कहा कि आज अगर अमेरिका की हार हुई है अफगानिस्तान में, वो इसलिए हुई है क्योंकि वो निश्चित था, वो इसलिए हुई है क्योंकि जितने भी तालिबान के लीडर्स थे उनका हेडक्वार्टर्स था, जितने भी आतंकी गुट है उनके लीडर्स और हेडक्वार्टर्स वो सब पाकिस्तान में है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए जो माहौल इंस्टेबिलिटी का पैदा हो गया है अफगानिस्तान में, उसकी वजह पाकिस्तान है। लेकिन भुगतना पाकिस्तान को भी होगा, जैसे पूरा रीजन भुगत रहा है। बड़ी बात यह है कि अभी जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, एक इमरजेंसी एनजीओ है, इटली बेस्ड एनजीओ, वो ये कह रहा है कि 60 लोग अभी तक अस्पताल पहुंचाए जा चुके हैं। तो जो नंबर्स है वो बढ़ने ही वाले हैं, कैजुअलिटीज के नंबर्स भी बढ़ सकते हैं और जो फॉरेन नेशनल्स की कैजुअलिटीज हैं उससे जो डिसीजन अब लेना होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो देखना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और अगर वो काबुल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते तो वो अफगानिस्तान से गीता, क्या इसको लेकर कोई अपडेट है कि भारत की इवैक्यूएशन एफर्ट्स पर क्या कोई असर पड़ रहा है? क्या हम थोड़ा सा और स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे? बहुत असर पड़ रहा है। कल शाम को सिक्योरिटी अलर्ट्स कल शाम से आने शुरू हो गए थे। आज सुबह 3 देशों ने सिवियर सिक्योरिटी अलर्ट भेजे थे, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिका और ब्रिटेन काफी साफ तौर से ये कह रहे थे कि आप हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूर रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी अलर्ट में श्वेता बड़े क्लियरली लिखा था कि टेरर अटैक, इमिनेंट टेरर अटैक के अंदेश नजर आ रहे हैं और इसीलिए सबको दूर रहना चाहिए।
ये सिक्योरिटी अलर्ट सुबह था, एक्सप्लोजन शाम को हुआ। फ्रेंच एम्बेसडर कहते हैं कि एक नहीं, अभी भी दूर रहिए, दूसरा भी हो सकता है। कल रात को जब भारत की C-17 काबुल पहुंची तो वो सारे लोगों को वापस ला नहीं पाई जितने उन्होंने सोचे थे लाने के लिए, क्योंकि वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच ही नहीं पाए और अभी भी इतने सारे लोग फंसे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए होगा कि कैसे अपने लोगों को और जो अफगान माइनॉरिटीज हैं, सिख और हिंदू कम्युनिटी या फिर अपने अफगान दोस्तों को कैसे एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाए ताकि एयरपोर्ट से वो लोग फ्लाइट ले सके। अभी तक काबुल एयरपोर्ट अगर आप देखें, बाहर हुआ है अटैक, काबुल एयरपोर्ट के अंदर ब्रीच नहीं हुआ है क्योंकि वो एक रेड लाइन है। अगर काबुल एयरपोर्ट ब्रीच हो जाता है ऐसा, तो तब अमेरिका बहुत ही ठोस कदम उठाएगा तालिबान के अगेंस्ट या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है काबुल में उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर अभी भी यूएस फोर्सेस तैनात है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यूएस के लिए भी जैसे भारत के लिए यही हो रहा है कि कैसे वो अपने नेशनल्स को एयरपोर्ट के अंदर तक पहुंचा पाए। वाकई सबसे बड़ी चीज दरअसल यही है, अगर काबुल एयरपोर्ट के बाहर यह धमाका हुआ है तो हमारी चिंता सबसे बड़ी क्या बढ़ती है? हमारी चिंता यह बढ़ती है कि वहां पर अभी भी ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। अशरफ वानी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ अफगानिस्तान में थे, पूरी रिपोर्टिंग वहां पर उन्होंने की। जब नेशनल हाईवे से वहां पर आपको तस्वीरें नहीं दिखती थी तो इकलौते संवाददाता थे और भारत के पहले पत्रकार थे जो वहां पर मौजूद होकर वो सारी तस्वीरें हमारे लिए लेकर आते थे। इसलिए अशरफ, ये समझाइए कि अगर वहां पर उस एयरपोर्ट के ढांचे को और वहां तक पहुंचने के पूरे जरिए को समझने के जरिए हम ये अभी अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इवैक्यूएशन कितनी बड़ी समस्या है और इन धमाकों के बाद और कितने मुश्किल हो जाएंगे हालात, तो क्या बताएंगे आप? श्वेता, बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा। दरअसल जब 14 अगस्त तक जब भी जो काबुल का एयरपोर्ट था वहां पर एक सिस्टम बना हुआ था। सिस्टम ये था कि सुरक्षा होती थी, बाहर एक बड़ा द्वार था जिस पर अफगान पुलिस और अफगान के आर्मी के लोग खड़े थे। किसी भी जो साथ होता था, किसी भी यात्री को उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। 4 जगह पर स्क्रीनिंग होती थी सामान की, चाहे वो आपके पास कोई बैगेज हो, चाहे आपकी जो पर्सनल तलाशी है। स्नाइपर डॉग्स रखे गए थे वहां पर जो हर चीज की तलाशी लेते थे। लेकिन 15 अगस्त को अचानक सब कुछ बदल गया, सब कुछ वहां से हट गया। न पुलिस रही, न सुरक्षा रही, न कुछ रहा। तो आनन फानन में जो अमेरिकी सेना है, 3000 जो है सैनिक अमेरिका से काबुल पहुंचते हैं और काबुल एयरपोर्ट के भीतर उनका एक ढांचा बना हुआ है पिछले 20 साल से, जिसमें एयर स्पेस भी आती है, एयरबेस भी आती है, लैंडिंग की जो पट्टी, हवाई पट्टी है वो भी आती है। वो एक अलग ही दुनिया है काबुल एयरपोर्ट के भीतर, और उस पर जो है नियंत्रण अमेरिकी सेना ने 15 अगस्त से पूरी तरह से रखा हुआ है। और अमेरिका की सैनिक वहां पर पहले से करीब मौजूद थे, वहां से पूरी तरह से, जिस तरह से बगराम से निकले थे अमेरिकी सैनिक, एयरपोर्ट से, काबुल एयरपोर्ट से नहीं निकले थे, वो वहां पर तब भी दिखते थे। लेकिन जब जो आज की हम घटना देखिए, उसके बाद जो 15 अगस्त के बाद क्या हुआ, जिसका मन करता है वो एयरपोर्ट के भीतर पहुंच पाता है। कहीं से फिर तालिबान से मदद ले ली अमेरिकी सेना ने। उन्होंने कहा कि उन्हें कि आप बाहर वाली जो स्थिति है, भीड़ को काबू कर लीजिए, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग भी करनी पड़ी, जिसमें करीब 12 लोगों की जान 10 दिन में गई। कुछ फायरिंग जो है वहां पर तालिबान के लड़ाकों की तरफ से भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो है आम तौर पर आम नागरिक या जो वहां पर यात्री होते थे वो उसका शिकार हुए, कुछ घायल हुए, कुछ बेहोश हुए। तो आज की जो स्थिति है, आज सुबह से लगातार जो है, जो अब तालिबान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास ये साइबर जो सिक्योरिटी है, उससे ये जानकारी मिली थी कि जो ISIS है उसकी तरफ से कोई हमला बड़ा हो सकता है। ये पहला हमला इस तरह का आत्मघाती नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल में अफगानिस्तान के आत्मघाती हमलों की फहरिस्त निकालें, सबसे खतरनाक जो आत्मघाती हमला हुआ था 2018 में, ट्रैक एक पूरी बारूद से भरकर तब तालिबान ने लाई थी, और काबुल में जो है सबसे पोश एरिया जो वहां पर है, वहां पर 150 लोगों की जान तब गई थी। उसके बाद जो इंटीरियर रोड्स हैं वो अफगान सरकार और अमेरिकी सेना ने तब पूरी तरह से सील कर दिए थे, ग्रीन जोन का इलाका, ताकि कोई बड़ा वाहन जो है वहां तक नहीं चल पाए। लेकिन वो सील कर पाना एयरपोर्ट के एरिया तक मुश्किल हो गया, हो रहा था। इसलिए जो है एयरपोर्ट तक किसी की रसाई थी, कोई भी वाहन आ सकता था, खासतौर से 15 अगस्त के बाद। और आज जो दुनिया के सामने अब है कि वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं।
जो मेरे पास सूत्रों से खबरें आ रही हैं काबुल एयरपोर्ट से, इसमें अमेरिका के सैनिक भी घायल हुए हैं, जिनकी तादाद 4 बताई जा रही है। तालिबान के कुछ लड़ाकू जो कि अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की बाहरी सुरक्षा देख रहे थे, उनमें से कई लड़ाकू या तो मारे गए हैं या तो घायल हैं, और आम नागरिक जिनमें बच्चे, महिलाएं वो भी शामिल हैं, वो भी हताहत हुए हैं। कुछ लोगों की जान भी गई है और अधिकतर जो है दर्जनों लोग वो घायल हैं। 2 धमाके हुए हैं और खतरा है क्योंकि सीरियल ब्लास्ट की बात कही गई है, और भी धमाका हो सकता है। तो यहां पर अमेरिकी सेना जो अब फिलहाल वहां पर अपना कामजाम संभाल रही है, उनको काफी एहतियात बरतना होगा। जिस अंदाज से लॉलेसनेस है, कोई सरकार नहीं है, कोई सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है जिसके जिम्मे पूरी तरह से सुरक्षा हो, वो ऐसा नहीं है। तो इस तरह की अफरा तफरी के आप अच्छे माहौल से में समझा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस समय, वो समझ रहे होंगे कि आमतौर पर एक होता है एयरपोर्ट, एक होता है बस अड्डा, लेकिन काबुल का जो ये एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, वो अब किसी बस अड्डे से अलग नहीं है, जहां पर हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग मुमकिन ही नहीं है। कोई सामान क्या ले जा रहा है, कौन जा रहा है, कोई आईडी कार्ड है कि नहीं, ये चीजें ही नहीं वहां पर अब मायने रखती हैं। तो सोचिए कितना बड़ा खतरा वहां पर हो गया है, जहां पर हर तरफ आतंकी ही आतंकी घूमते हैं। हम आपको वहां पर कुछ चश्मदीदों की बातें सुनाते हैं, उसके बाद गौरव सावंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चश्मदीदों की बात सुन लीजिए कि उस समय क्या हुआ था वहां पर। دفعه انفجار شد، ما از بین او بیرون برآمده بودیم، دیدیم که بسیار مردم بود. همین که انفجار شد هر طرف مردم بود که تید پاشان شدن، مغزایشان باد شدن و همین نیروهای خارجی بودن که وام افتادن، چپه شدن. همون بود که درگیر گریز شدن، ما برآمدیم. 400 500 نفر که من دیدم، بسیار قوی انفجار بود که نیمش در بین او افتاد، نیمش در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی‌ها را. کمیال مکمل کل لباسای هم خون و خونپا شد. तो एयरपोर्ट के बाहर एक चश्मदीद हैं जो बता रहे हैं कि 400 से 500 लोग वहां पर मौजूद थे। बहुत बड़ा धमाका हुआ था, बहुत तेज आवाज हुई थी, और उनको कुछ जो विदेशी फौजों के, जो ये ब्रिटिश आर्मी हो गई या अमेरिकन आर्मी हो गई, तो विदेशी फौज के जवान गिरे हुए थे, ये भी उनकी तरफ से बयान दिया जा रहा है। घायल थे, क्या अवस्था थी, वो सारी चीजें अभी देखनी होंगी। सिबिकुल्ला हमारे संवाददाता हैं जो कि काबुल में इस समय मौजूद हैं। सिबिकुल्ला, क्या अपडेट है, कितने लोग इस समय इंजर्ड हैं, कितने मारे गए हैं, क्या फिगर्स बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी दी जा रही है? हेलो, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ देर पहले जो धमाका हुआ, तालिबान ओहदेदार की जानिब से खबर की तस्दीक की गई है। उनका कहना है कि धमाका खुदकुश था और अभी तक 15 अफराद, औरतों और बच्चों के समेत 15 अफराद जान बहक हुए हैं। वहाँ पे मेरा एक जराए है, उनका कहना था कि धमाके के दौरान वो वहाँ पे मौजूद था। धमाके के दौरान 3 अमरीकी फौजी भी हलाक हुए हैं और उन्हें भी अपने हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। सिद्दीकुल्ला, आप ठीक है वहाँ पर जो आसपास में अभी जो एरिया है, उसमें क्या अभी भी आम लोग वो मौजूद हैं जो जाना चाहते हैं अफगानिस्तान छोड़कर? क्या अभी भी उस उम्मीद में वो एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं? यहाँ के जो लोग हैं वो तालिबान के आने से बहुत डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इसी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से वो अफगानिस्तान छोड़कर चले जाए। अगर जितने भी धमाके हो जाए, अगर आपने पहले भी सुना और देखा होगा कि तालिबान की जानिब से और अमरीकी फौजों की जानिब से यहाँ पे ज्यादा टाइम हुआ है, तो लोग डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इसी कोशिश में है कि वहाँ से निकल जाए। धमाके के दौरान यहाँ पे लोगों का हुजूम बहुत ज्यादा था, बहुत लोग वहाँ से जख्मी और शहीद हो गए। तो उसी टाइम कुछ लोग वहाँ से हट गए, अभी फिर यहाँ पे हुजूम अपना है और लोगों का यही कोशिश है कि वो निकल जाए, क्योंकि वहाँ वो लोग यही सोचते कि और यहाँ पे जिंदगी गुजारना इनके लिए बहुत दुश्वार है। क्या एयरपोर्ट के बाहर से ये पता चल पा रहा है, क्या फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं? बाहर लोगों को जाहिर है कि वहां से दूर हटाया गया होगा, लेकिन क्या एयरक्राफ्ट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग अभी चल रही है काबुल एयरपोर्ट पर? लैंडिंग का तो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग खड़े थे उन सबको हटाया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वहाँ पे मीडिया भी नहीं जा सकती और उनका मीडिया के साथ कुछ शेयर भी नहीं कर रहे।
तो हमारे जराये का कहना है कि रनवे जो है वहाँ पे अभी फ्लाइट भी नहीं है और किसी जगह कोई जा भी नहीं सकता है। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो भी इसी कोशिश में है कि निकल जाए, पर अभी वहाँ पे फ्लाइट और सब जो थे जाने की कोशिश में थे वो सब कैंसिल हो गए हैं और वो लोग इसी इंतजार में कि निकल जाए वहाँ से। सिद्दीकुल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। हम दोबारा आपसे जानकारी लेंगे, वहां की चीजों के बारे में अपडेट लेंगे। गौरव सावंत, एक आतंकी संगठन जिसकी स्वघोषित सरकार अफगानिस्तान में, और दूसरा उस आतंकी स्वघोषित सरकार के नाक के नीचे आतंकी हमला, ये क्या जगह छोड़ गया है अमेरिका और क्या संदेश देना चाह रहा है? कौन सा आतंकी संगठन किस देश को क्या कहना चाह रहा है यहां से, इस तरह के हमलों से? ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है इस समय, गंभीर परिस्थिति है अफगानिस्तान में, खासतौर पर काबुल में, और अभी अंदेशा और आतंकी हमलों का भी है। रूस की एक एजेंसी के मुताबिक 2 आत्मघाती हमले, एक आत्मघाती हमला, एक ब्लास्ट और आत्मघाती और भी हो सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है। अमेरिका ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है और अमेरिका ने इस एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा है, न सिर्फ एबी गेट जो धमाका हुआ था, जो आत्मघाती हमला हुआ था, वो एबी गेट जो एयरपोर्ट का है उस पर हुआ था, न केवल एबी गेट बल्कि बाकी तीनों गेट से जितने भी अमेरिकी नागरिक है वापस चले जाए, अपने होटल्स में चले जाए या किसी सुरक्षित बंद कमरे में, किसी इमारत में वैसे निकल जाए, क्योंकि बाहर खतरा बड़ा है, ऐसा कहना है अमेरिका का। कुछ अमेरिकी जो सेना के सिपाही है वो घायल हुए हैं, यह खबर अमेरिका ने इस बात की औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी मीडिया में इस बात की भी पुष्टि कर दी है। तीसरी बात जो बहुत गंभीर है, जो बैरन होटल है जहां पर दूसरा धमाका हुआ था, बैरन होटल में ब्रिटिश सिपाही और जो ब्रिटिश नागरिक जिनका इवैक्यूएशन हो रहा था वो उस होटल में थे। तो जो तालिबान के मुताबिक ये इस्लामिक स्टेट खुरासान के आत्मघाती दस्ते थे, उनके पास बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी और टारगेटेड अटैक है। ये टारगेटेड अटैक अमेरिकन सोल्जर्स का, ब्रिटिश सोल्जर्स और वैक्यूईज का, और अभी भी वहां पर एक आत्मघाती दस्ता या आत्मघाती आतंकी हो सकता है, इस बात का अंदेशा है और इसीलिए इवैक्यूएशन और तेज करने की बात चल रही है। आपने वो जो प्रश्न पूछा था भारतीयों का, तो 170 अफगान, सिख, हिंदू और भारतीय अभी भी एक गुरुद्वारे में काबुल में हैं और उन्होंने लगातार भारत सरकार से निवेदन किया है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें निकाला जाए। आज वो सवेरे एयरपोर्ट पहुंचे भी थे, लेकिन जो तालिबान ने सुरक्षा घेरा बना रखा है श्वेता, उस सुरक्षा घेरे के चलते वो एयरपोर्ट के अंदर नहीं पहुंच पाए थे। उनके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप भी था और वो सब होने के बावजूद तालिबान ने उन्हें लौटा दिया और इसीलिए अभी वो गुरुद्वारे में प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही भारत का विमान फिर पहुंचेगा वो वहां से निकलने का प्रयास करेंगे। श्वेता, जनरल सिवाच भी हमारे साथ हैं। जनरल सिवाच, जिस तरह का यहां पर पूरा माहौल इस समय बनकर खड़ा हुआ है, जिस तरीके से अब तो एयरपोर्ट जहां पर आकर कम से कम लोग सोच रहे थे कि वो थोड़े से महफूज हो जा रहे हैं क्योंकि वहां से उम्मीद थी कि वो निकल जाएंगे, वहां पर धमाके के जरिए क्या संदेश है? आईसिस के आतंकी अगर अंतरराष्ट्रीय अलग अलग फोर्सेस को, यूके, यूएस, इन सबको टारगेट करना चाहते हैं, क्या अमेरिका जो अभी तक यह कह रहा था कि हम तो डेवलपमेंट, हमारी जिम्मेदारी नहीं थी अफगानिस्तान की, हम निकलना चाहते थे, क्या उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसकी भी एक हार के तौर पर अफगानिस्तान में आतंकी इसे सेलिब्रेट करते हैं कि देखो और पीछे कर दिया अमेरिकियों को? और बिल्कुल, देखो श्वेता, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो ये साफ जाहिर होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान ही नहीं, इस्लामिक स्टेट खोरासान और अल-कायदा का भी बोलबाला है और इस्लामिक स्टेट जो है वो काफ़ी हद तक छाया हुआ है और उसको भी किसी हद तक पाकिस्तान ने पहले सपोर्ट किया था। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर तालिबान का हाथ है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा हादसा हो जिसके कारण 31 अगस्त जो डेट है जिसमें अमेरिकन और नेटो ट्रूप जाने, उसमें कोई भी एक प्रकार से रुकावट पड़े। तो ये इस्लामिक स्टेट का कराने का है वजह, ये चाहते हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल हो और किसी तरीके से वो नेटो और अमेरिकन ट्रूप्स को वो टारगेट कर रहे थे, उससे एक सिविल वार जैसी सिचुएशन बनेगी। ये दर्शाती है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान जो है एक एनार्की की तरफ जाएगा और वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस पड़ेगा। अभी जो ये हादसे हुए हैं, ये लगता है 1-2 और होंगे,
क्योंकि ये एक सीरीज ब्लास्ट के बारे में बताया गया था इस्लामिक स्टेट जो करेगा। और 3-4 चीजें और होने वाली हैं। क्या अभी अमेरिका जो 31 अगस्त लास्ट डेट है उस तक रहेगा या उसको प्रलोंग करेगा या दुम दुमा के भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है जो बाइडेन पे डोमेस्टिकली। दूसरा, जो भारत के इवैक्यूएशन के बारे में बात कर रहे थे, भारत की एक बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे 37 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे थे, उसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन और जो मैनेजर्स हैं वो करीब 50 से 60 वो अभी तक काबुल नहीं पहुंच पाए हैं। उनको भी लाना काबुल एक हमारे लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, क्योंकि काबुल में तब तक नहीं आएंगे तब तक उनको आगे इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी एक भारत की बहुत चिंता का विषय है। मगर जो सिचुएशन अभी अफगानिस्तान में है एक बहुत ही भयानक और फ्लूइड सिचुएशन हो गई है। ये दर्शाता है कि जो तालिबान बड़े बड़े वादे कर रहा था कि मैं पूरे कंट्रोल में हूँ अफगानिस्तान में, वो खोखले हैं। अल कायदा और इस्लामिक स्टेट का भी काफी बोलबाला है और इनके आपस में इंटरेस्ट नहीं मिलते। तो आने वाले समय में मुझे लगता है अफगानिस्तान में एक स्थिति बहुत सिविल वार की तरफ जाएगी और अल कायदा और इस्लामिक स्टेट एक प्रकार अपना बोलबाला करेंगे। और आज अमेरिका को, जो बाइडेन को डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या 31 डेट जो है उस तक जाना है या प्रलोंग, या उसको और सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अंदर तो ठीक है, जो बाहर कोलेटरल डैमेज हुई है वो काफी है। श्वेता, तो ये अभी बता रहे हैं कि करीब 15-20 के करीब लोग जो फैटल हुए हैं, फैटल की कैजुअलिटी 70 के करीब है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं। और ऐसे में लगता है कि एक सिचुएशन काफी नाजुक है और भी ब्लास्ट हो सकते हैं। और ये दिखाया गया है कि अमेरिका और नेटो ट्रूप वल्नरेबल हैं, वो अब किस प्रकार से अपने आप को कवर करेंगे। और दूसरा, जो ये सिविलियंस हैं जो कि कम से कम 10 से 15 हजार जो चारों तरफ फैले हुए हैं एयरपोर्ट के, उनके भी कोलेटरल डैमेज हो सकता है, उनको भी संभालना पड़ेगा आने वाले समय में। तो मैं यही कहूंगा श्वेता, सिचुएशन जो है काफी अभी फ्लूइड हो गई है और काफी एक प्रकार से भयानक रूप ले रहा है। आने वाले समय में सोच समझ के कार्रवाई करनी पड़ेगी अमेरिका को भी और नेटो ट्रूप को। जनरल गुरमीत सिंह, जब 9/11 का हमला हुआ था उसके बाद अमेरिका ने जो आक्रामक तेवर अपने मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे संवाददाता शमशुल हक इस समय अफगानिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशुल, क्या अपडेट्स आ रही हैं वहां से? क्या इस समय कंडीशंस हैं? जो कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने लोग इंजर्ड हैं, क्या बताया जा रहा है? अमेरिका ने इतना कहा कि उनका भी एक सिटीजन इसमें मारा गया है। आप मुझसे बात कर रही हैं? जी 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 जी, मैं पिछले चंद दिनों से यहाँ पर काबुल में हूँ और दाइश ने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कह दिया था कि हम काबुल में और काबुल एयरपोर्ट पर हमले करेंगे। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर सुबह के टाइम फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर एक फौजी जो है, जो काबुल का जो एक स्पाई है, वो मारा गया था। आज ये धमाका हुआ है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये तादाद 60 तक जा सकती है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस हैं जिससे ये देखा जा सकता है कि ये आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा धमाका है, जो इस वजह से सोशल मीडिया पर नहीं है क्योंकि वो बाज वजूहात की वजह से उसको बंद कर देते हैं। जो हमारे जर्नलिस्ट कोलीग वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने यही बताया है कि ये 60 से बढ़ जाएगी तादाद। और जितने भी सहाफी इस वक्त पूरी दुनिया से यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने होटलों में ठहरे हुए हैं, वो बाहर नहीं जा रहे क्योंकि अभी दाइश का कोई और धमाका भी यहाँ पर हो सकता है। हम भी अभी अपने होटल में हैं, हम भी कवरेज के लिए बाहर नहीं जा रहे। तो अभी आने वाले दिनों में भी पता चलेगा कि क्या वाकई दाइश जो है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर काबुल में जो है वो अपना पांव जमाएगी और तालिबान के साथ लड़ाई करेगी। क्योंकि दाइश ने बोला है कि हम जब तक अमेरिकन यहाँ से नहीं निकलेंगे और तालिबान जब तक हमारे साथ मिलकर गवर्नमेंट नहीं बनाते, यहाँ पर धमाके होंगे। और सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो अहमद मंसूर है वो भी कह रहा है कि हम तालिबान के खिलाफ लड़ाई करेंगे। उसने 20,000 की फौज यहाँ पर तैयार कर ली है। अभी काबुल में जो लोग 31/8 तक बाहर जाने हैं वो एक बहुत बड़ा मसला है। हजारों की तादाद में लोग काबुल एयरपोर्ट के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि वो इस मुल्क को छोड़कर जाएं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये धमाका
इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने खुद करवाया हो ताकि हजारों की तादाद में जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं वो ना जाएं। लेकिन हमारी जो सोच है वो यही कहती है कि ये धमाका दाइश का है, क्योंकि तालिबान ये धमाका खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जब से तालिबान यहाँ पर आए थे धमाका नहीं हुआ। मेरी जो सड़कों पर लोगों से बात हुई है उनका यही कहना था कि यहाँ पर जब से तालिबान आए हैं धमाका नहीं हुआ, क्योंकि पिछले 20 साल से जो अमेरिकन फौज यहाँ पर रही है, लाखों करोड़ों डॉलर उन्होंने यहाँ पर शहर में लोगों के ऊपर नहीं लगाया। वो जो लाखों करोड़ों डॉलर था वो कहाँ गया? वो सब रिश्वत में चला गया। इसलिए अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वाकई ही आज के धमाके के बाद आज जो एक बहुत ही खतरनाक धमाका हुआ है, जो कि सब चीजों पर, सबके ऊपर और उम्मीद के ऊपर पानी डाल गया है तालिबान की, आज के बाद पता चलेगा कि क्या वाकई ही यहाँ पर और तालिबान रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। आज मेरी मुलाकात जो है मुजाहिद, जो तालिबान स्पोकमैन है, उनसे भी शमसुल हक, आपका नेटवर्क शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इस वजह से आपकी आवाज़ कट रही है। हम लौटते हैं आपके पास, लेकिन जो जानकारियां वो दे रहे हैं वहां से वही कि अब कोई निकल नहीं रहा है वहां पर, सड़कों पर कोई बाहर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस अपडेट की जो हम बात कर रहे थे, कि इंटेलिजेंस इनपुट की जो बात कर रहे थे कि अभी और धमाके वहां पर हो सकते हैं और आत्मघाती हमले हो सकते हैं। अभी तो हमने देखा है कि किस तरीके से वहां पर काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये धमाके हुए और उसका पूरा निशाना साफ समझ में आता है, चाहे वो US UK के फोर्सेज हों या फिर वो आम लोग हों जो छोड़ के जाना चाहते हैं, जिन्हें तालिबान ने धमकी दे रखी है। जनरल गुरमीत सिंह, तालिबान ने जिस तरीके से अभी तक अफगानिस्तान को लिया है, उसने कोई अपनी बहादुरी से नहीं लिया है, उसने बंदूक के दम पर लिया है और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश के तहत, जो सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हथियार पीछे छूटते गए, वो हथियार अपने हाथों में लेते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि जहां मुकाबला है, जहां बहादुरी की जरूरत है, पंशीर के पास तो वो सिर्फ समझौते की बात करते हैं। अब बाकी आतंकी संगठन, आईसिस, अलकायदा, ये सब भी अगर चाहेंगे कि उस कोalition का हिस्सा हो, तो दुनिया में ऐसा कहां हुआ है कि एक अंतरराष्ट्रीय कोalition ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किसी देश को रूल कर रही हो? ये तो परिस्थितियां अजीब सी हो गई हैं और अब शायद अंतरराष्ट्रीय जो पूरा कम्युनिटी है उसे सोचना पड़ेगा, देशों को सोचना पड़ेगा कि क्या इसे इसके हाल पे छोड़ा जा सकता है। श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, ये जो चुनौती पूरी दुनिया के सामने में है, ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ है, ये बहुत बड़ी साजिश है। आप अगर इसका विश्लेषण करें तो चाइना इसमें शामिल था, इतना बड़ा देश, और एक तालिबान ऑफेंसिव के अंदर में शामिल, उनकी मदद कर रहा था। उसके बाद आप देखिए कि रशिया ने क्या रोल किया है, और पाकिस्तान तो है ही है, जो न जाने उन्हीं के कारण ये सब तालिबान का रेस हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई, फंडिंग हुई, और देखिए जिस वायलेंस और स्पीड के साथ में ये ऑपरेशंस हुए हैं, महज 11 दिन के अंदर में पूरे अफगानिस्तान 33 जो प्रोविंस हैं उनके ऊपर में कब्जा किया है। ये बिना एक बहुत गहरी साजिश, जिसके अंदर में चाइना, पाकिस्तान, रशिया और 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये, और इसके मैं ये भी कहता हूं कि जो अमेरिका है वो भी बुरी तरह यहाँ पर फेल हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ये धोखा हुआ है अफगानिस्तान राष्ट्र के साथ में, जो अफगानी लोगों के साथ, आवाम के साथ में धोखा हुआ है, ये बहुत बड़ी और गहरी एक साजिश के कारण हुआ है। और ये जो चुनौती यहां से अभी जो चलेगी, जो टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, और जिस प्रकार से इस इलाके से अभी बाहर जाएंगे वेपन, टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो गलत फहमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हुई है, जो उनके एक इल्यूजन बनी है, जो वो सोच रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो गलत ख्याल के साथ में वो उग रहे हैं, उसका पूरे दुनिया के ऊपर में बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं तो कहता हूं, देखिए जो आज हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा संकेत। उसके बाद आप देखिए कि रशिया ने क्या रोल किया है, और पाकिस्तान तो है ही है, जो न जाने उन्हीं के कारण ये सब तालिबान का रेस हुआ, उनकी ट्रेनिंग हुई, फंडिंग हुई, और देखिए जिस वायलेंस और स्पीड के साथ में ये ऑपरेशंस हुए हैं, महज 11 दिन के अंदर में पूरे अफगानिस्तान 33 जो प्रोविंस हैं उनके ऊपर में कब्जा किया है। ये बिना एक बहुत
बहुत गहरी साजिश जिसके अंदर में चाइना, पाकिस्तान, रशिया और 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये और इसके मैं ये भी कहता हूं कि जो अमेरिका है वो भी बुरी तरह यहाँ पर फेल हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से ये धोखा हुआ है अफगानिस्तान राष्ट्र के साथ में, जो अफगानी लोगों के साथ, अवाम के साथ में धोखा हुआ है, ये बहुत बड़ी और गहरी एक साजिश के कारण हुआ है। और ये जो चुनौती यहां से अभी जो चलेगी, जो टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की, और जिस प्रकार से इस इलाके से अभी बाहर जाएंगे वेपन, टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो गलत फहमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हुई है, जो उनके एक इल्यूजन बनी है, जो वो सोच रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जो गलत ख्याल के साथ में वो उग रहे हैं, उसका पूरे दुनिया के ऊपर में बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं तो कहता हूं, देखिए जो आज हुआ है वो एक बहुत ही बड़ा संकट को उसने जन्म दिया है, क्योंकि जो अभी ये तो शुरुआती इनपुट है, लेकिन जब पता लगेगा कि क्या हुआ है, कितनी कैजुअलिटी हुई है, तब दुनिया को इस बात की होगा कि ये जो 13 ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा लिया है तालिबान ऑफेंसिव में, हर एक जो इनमें में है, ये ना केवल इसी इलाके में जो आज उन्होंने प्रदर्शन कर दिया है काबुल के अंदर में, जब उनको मालूम था कि पूरी दुनिया की नजर काबुल के ऊपर में है, पूरी दुनिया की नजर थी काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर में, और वहां पर ये तबाही की है, वहां पर ये मंजर किया है। इसके बाद में ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है, ये अपने अपने देश में जाकर हर एक जगह के अंदर में जो टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, जो ये आग लेके जाएंगे, ये हम पूरी इंसानियत के लिए इन्होंने बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। और ये चीन सोचता होगा कि इसने बहुत बड़ा काम किया है, इसने एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है, इसकी नजर होगी बिजनेस के ऊपर में। जहां देखिए पहले तो चीन पहले मसूद अजहर को ही सपोर्ट करता था, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन यहाँ पे तो पूरे जितने 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया के, उनको सपोर्ट किया है। जो इसकी जो आग है जो वापस चाइना में जाएगी, वाकई एक आतंकी सरकार के समर्थन करने में भी उसे कोई झेप नहीं है। लेकिन गीता, अमेरिका चाहे खुले तौर पर सिर्फ ये कहता रहे कि हम वहां पर कोई डेवलपमेंट हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हम अपने जो डॉलर्स हैं वहां पर क्यों डालें, हमारी जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की हो जाती है, लेकिन आज की तारीख में अंदर खाने वो भी समझ रहे होंगे कि एक तरह से इसे अमेरिकी हार के तौर पर देखा जा रहा है, और आतंकी इसे उस हिसाब से सेलिब्रेट भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका में इस चीज को लेकर मंथन भी चल रहा है? क्या इस तरह की खबरें हैं कि वो अपने रुख को आगे लेकर, और क्या वो आगे एक्ट करने का सोच सकता है, या सिर्फ निकल जाएंगे उसके सैनिक वहां से दुम दबाकर? अभी तो ऐसा लग रहा है कि निकलने का ही प्लान है, लेकिन रेड लाइन जरूर है। इंटरनली सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये देख रही है कि क्या उन्हें कुछ ऐसे कदम लेने होंगे या वापस जाना होगा या नहीं। अगर ऐसे ब्रीच होते हैं जिसमें लगता है कि तालिबान वायलेशंस कर रहा है, तो शायद अमेरिका और इंटरनेशनल फोर्सेस वापस जाए, लेकिन अभी क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान नहीं ले रही है, तो डायरेक्टली अमेरिका तालिबान को ब्लेम नहीं कर सकता। श्वेता, इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि अब थोड़े मजबूर हैं, अमेरिकन खुद फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में। उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले वो अपने नेशनल्स को वहां से निकाले, उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो लेने की सोचेंगे, लेकिन अभी उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है। जॉन कर्बी जो स्पोक्स पर्सन है पेंटागन के, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करके ये कंफर्म किया, अब तक हम सूत्रों के हवाले से बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि जो धमाका हुआ है उसमें यूएस नेशनल्स भी इंजर हुए हैं अफगान नेशनल्स के साथ। तो बहुत ही बड़ी खबर है, यूएस कंफर्म कर रहा है कि यूएस नेशनल्स भी वहां पर काफी बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तालिबान स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने अभी एक स्टेटमेंट में कहा है कि वो 2 एक्सप्लोजन को कंफर्म करते हैं। इनिशियल रिपोर्ट कहता है कि 13 लोग मारे गए हैं और 52 वुंडेड है। तालिबान स्ट्रांगली कंडेम कर रहा है इस पूरे अटैक को। तो श्वेता, देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या रुख अपनाती है, क्या स्टैंड लेती है इस तालिबान सरकार के खिलाफ, जो कंप्लीटली इनकेपेबल है फॉरेन नेशनल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, जो उन्होंने वायदा किया था सबसे पहले। अशरफ, हमने इवैक्यूएशन की बात पहले भी की, एक बात और आपसे समझना चाहती हूं कि वहां पर सड़कों पर नियंत्रण सबसे पहले किया तालिबान ने।
अब एक तरफ सड़कों पर तालिबान, दूसरी तरफ वो आतंकी संगठन जो कि तालिबान के ही काबू में नहीं है, वो खुद आतंकी हमलों की धमकी दे रहे हैं और टारगेटेड हमले कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस समय आपको वहां से भारतीयों की इवैक्यूएशन का क्या नजर आ रहा है? श्वेता, दरअसल अगर देखें तो जो आप कह रही हैं कि कितने गुट हैं, अभी कुछ हमारे जो वहां पर विशेषज्ञ थे वो भी ये बात कर रहे थे। दरअसल अगर हम देखें कि आईएसआईएस का कितना वर्चस्व है अफगानिस्तान में, तो वो बहुत ज्यादा है। दुनिया में अगर कहीं आईएसआईएस की कोई साख्त है वो सिर्फ अफगानिस्तान में है, और वो न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि ज्यादातर अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए जो है सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल जब सीरिया में जो जंग हुई, इराक में जो जंग हुई, जो वहां पर काफी जो है ताकत इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और आईएसआईएस के जो लड़ाकू हैं उनमें से अधिकतर जो है भागने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान कामयाब हुए। और अफगानिस्तान में एक सेंचुरी ही है जो बॉर्डर एरिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, वजीरिस्तान और नूरिस्तान। क्योंकि मैं पिछले दिनों जब मैं वहां गया था जलालाबाद, वो पेशावर के सबसे नजदीक वाला शहर पड़ता है, और वहां पर जो तब अफगान के सेना के लोग थे और पुलिस के लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ पर हमें तालिबान से कोई डर नहीं है। अगर हमें डर है जलालाबाद के इस पूरे इलाके में, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकत जो है वो आईएसआईएस की है। और आईएसआईएस क्यों अब यहाँ पर ये हमले कर रहा है? क्योंकि उन्हें अमेरिकी सैनिक मिलेंगे कहाँ? दरअसल अगर हमारी सूत्रों की बात माने, जो तालिबान में भी हैं और आम लोगों में भी हैं, सुरक्षा में भी हैं, उनका यही कहना है कि आईएसआईएस पर इस तरह उंगली उठ रही है इन धमाकों को लेकर, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ जो है वेस्टर्न फोर्सेस हैं, जिसमें अमेरिकी सेना है, ब्रिटिश सेना है, या बाकी जितने भी नेटो फोर्सेस हैं वो हैं। और आज जो है ये मौका उनको इससे बेहतर कभी मौका नहीं मिल सकता, जब अफरा तफरी का माहौल है और जब उनका एयरपोर्ट तक जाना या वहां पर के भीतर घुसना काफी आसान है, क्योंकि लोगों की भीड़ का भी वो फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि तालिबान बार बार कह रहा है कि हमने आगाह किया था अमेरिकी सैनिकों को, आप जो है लंबा मत खींचिए, 31 अगस्त तक अपनी डेडलाइन पूरी कर लीजिए, जितना जल्दी आपको अपनी सिटीजन्स को यहां से निकालना है उनको निकालिए, और उसके बाद, क्योंकि हमारे हाथ में भी चीजें नहीं है। अगर अफगानिस्तान में देखें तो यहां पर स्टेबिलिटी कभी नहीं रही है, पिछले 4 दशकों में नहीं रही है। अलग अलग गुट की अपनी अपनी कहानी है, चाहे वो इस्लामिक स्टेट हो, अलकायदा हो, तालिबान हो, और ये जो है कहीं पर कोई रणनीति तय नहीं होती है। उसका इशारा तभी साफ हुआ था जब 2001 में तालिबान में ही फूट पड़ गई थी, जब मुल्ला उमर है वो उसामा बिन लादेन को अमेरिका को वापस नहीं देना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं उनको हैंडओवर नहीं कर सकता था, तो इतना बड़ा 20 साल तक जंग चला। जहां तक आपने बहुत दिलचस्प बात की अमेरिकी सैनिकों की, अमेरिकी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं होती है कोई भी कैजुअलिटी या फैटलिटी। हमने देखा कि किस तरह से एक अमेरिका जो है, हम हर देश में जो युद्ध लड़ता है वो अपने बलबूते पर नहीं बल्कि वहीं किसी संगठन या किसी फौज को खड़ा करके उनके पीछे युद्ध लड़ता है। वो फ्रंट पे कभी नहीं आते हैं। उन्होंने जो है जब वो अगर हम बगराम एयरबेस की बात करें जो अमेरिकी सैनिकों के हाथ में थी, अंदर तो वो थे, पूरी तरह से किलाबंदी की थी, लेकिन बाहर वो अफगानी फौज को रख रहे थे। जो अगर जहां पर मरने की बात आती है तो सबसे पहले वो अफगानी फौज को ही सामने देते थे। जहां ऑपरेशन हो वहां के आम नागरिक जिनको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे थे, जब इतनी सेवा अफगानी लोगों ने उन 20 साल के दौरान ऑपरेशन की, अब किस तरह से उनको मरने के लिए छोड़ दिया वो दुनिया समझ रहा है। और अगर इस वक्त गिला अफगानिस्तान के उन लोगों को या सैनिकों, आपने भी कुछ देर पहले पूछा कि क्यों अफगानिस्तान की 3 लाख की सेना इतनी सरेंडर करने पर मजबूर है, क्योंकि मजबूर हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम किसी देश के लिए या किसी देश के कहने पर मर रहे हैं या तालिबान के साथ लोहा ले रहे हैं, वही हमें छोड़ के चले गए बिना पूछे, और कल कौन है हमें। तो यही एक बड़ा कारण था अफगानिस्तान में। जब मैं रिपोर्टिंग भी कर रहा था कंधार से, जो मोरल डाउन था वो यही था कि अफगानी फौज को, जिसको अमेरिका ने बड़े आश्वासन दिए थे, हथियार छोड़ के वहां से चले गए। वो सबसे बड़ा उनको दुख है। आने वाले अब हम तस्वीरों में देखते थे साफ तौर पर कि किस तरीके से बिना बुलेट प्रूफ के लड़ने को मजबूर थे। वो कौन लड़ेगा, कब तक लड़ेगा, जिसका नेतृत्व ही नहीं रहेगा वो कैसे लड़ेगा? जनरल सहगल, जिस तरह से तालिबान ने निंदा की है इस आतंकी हमले की, इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है इस समय? यह आयरनी है इस समय की। तालिबान कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, और जो परपेट्रेटर्स हैं उनके साथ, यानी कि जो हमलावर हैं, वो पूरा इंसाफ किया जाएगा। ये आज स्थिति में पहुंच चुका है वहां पर सब कुछ। इस कंडेमनेशन का कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि काबुल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तालिबान की थी और ये बहुत बड़ा फेलियर है तालिबान का। तालिबान ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाम ऑफ कर रहा है, वो कह रहा है कि आतंकवादी हमला हुआ है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वास्तव में दे मस्ट हैव बीन हैंड इन ग्लव। आज के जो हमले हुए ये वास्तव में केवल ट्रेलर थे। आने वाले दिनों में बहुत बड़े धमाके होंगे रॉकेट के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से ऑन द एयरक्राफ्ट दैट्स टेकिंग ऑफ। उसमें बहुत जबरदस्त जान और माल का नुकसान होगा अमेरिकन फोर्सेस का, नेटो फोर्सेस का। ये जो है लोग जानते हैं कि अमेरिका की इस समय कुछ कंपल्शन है, नेटो की कंस्ट्रेंट्स है, जब तक उनके नागरिकों को निकाला नहीं जाता वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इसलिए उसका ये फायदा उठाना चाहेंगे स्थिति का कि अगले कुछ दिनों में इतने भयानक हमले किए जाए ताकि जो है अमेरिका जो है और ब्रिटेन जो है और नेटो कंट्रीज जो है उनको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान भी इसमें चपेट में आ जाएगा क्योंकि वो एयरपोर्ट को भी नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग हो ही नहीं सकेगी। अगर आज देखो तो आज अमेरिका ने तकरीबन कहा जा रहा है कि 80 से 90 हजार लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया है। लगातार राउंड द क्लॉक उनके हवाई जहाज आ रहे जा रहे हैं। हिंदुस्तान को तो केवल 2 फ्लाइट्स की इजाजत दी है, लेकिन उनके बहुत जा रहे हैं। ऐसे में मुझे पक्का यकीन है कि अगले चंद ही दिनों में, इट कुड बी इवन टुमारो, देयर विल बी अ रॉकेट अटैक एंड अ मिसाइल अटैक ऑन द एयरक्राफ्ट, और उससे हवाई जहाज भी नष्ट होगा, रनवे भी डैमेज होगा और बहुत बड़े पैमाने पर नेटो फोर्सेस की और अमेरिकन फोर्सेस की कैजुअलिटीज हो सकती है, जिसमें सोल्जर्स भी होंगे जो उनको मदद करने वाले अफगानिस्तान थे वो भी हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। और तालिबान की पूरी कोशिश होगी कि कहे कि ये आतंकवादी हमला था अलकायदा के माध्यम से, ISIS के माध्यम से। इसको रोकने का केवल एक ही तरीका है, पाकिस्तान को साफ तौर पे चेतावनी दी जाए कि अगर इस माफी का कोई भी हमला हुआ तो उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान ही है जो उसको कुछ हद तक इन्फ्लुएंस है, कतार की कुछ हद तक इन्फ्लुएंस है, चाइना की इन्फ्लुएंस है। इन सबको क्वेश्चन करना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर एक्शन जो है पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा और ले जाना चाहिए। पाकिस्तान की बड़ी वल्नरेबिलिटीज हैं, बलूचिस्तान में, फतह में, POK में, सिंध में। अभी समय आ गया कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो लाइंस भी ड्रॉन अक्रॉस पाकिस्तान को यानी दूसरे लफ्जों में डिसमेंबर किया जाए, जिससे चाइना को भी बड़ा नुकसान होगा। वो CPEC वगैरह जो सब नष्ट हो जाएगा और चाइना भी साफ तौर पे इस ऐसे हमलों को कंडेम करेगा। इस समय तो चाइना भी ग्लीफुल मूड में होगा, पाकिस्तान भी ग्लीफुल मूड में है कि अमेरिका को और पाकिस्तान और नेटो के या ब्रिटिश फोर्सेस को नुकसान हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये नुकसान उनके लिए भी है। ये आतंकवादी जो है किसी के सके नहीं होते। सबसे बड़ा खतरा जो होगा पाकिस्तान को खुद होगा और चाइना को खुद होगा। जी वाकई जो ये बड़ा खतरा हमारे सामने जनरल सिवाच नजर भी आ रहा है, जिस तरीके से वो सारे बम बारूद छोड़कर चले गए हैं। वो तो अच्छा है जो उस तरह के विमानों में ट्रेनिंग नहीं है तालिबान की, उस फाइटर प्लेन्स में, उन अटैक हेलीकॉप्टर्स में, लेकिन जिस तरह के ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह लेकर वो दिख रहे हैं, जिस तरीके से कि एम्यूनिशन वहां पर नजर आ रही है, ये वाकई बहुत बड़ा खतरा है। और एक तरह से एक ऐसे मुल्क में जहां पर बाकी देशों के नागरिक भी फंसे हुए हैं, बाकी देशों की फौजों की मौजूदगी है वहां पर, और ऐसे में हर तरफ का खतरा। क्या करना चाहिए इस समय? क्या होगा इसका इलाज? क्या नेटो फोर्सेस को वहां पर इस तरीके से लगना होगा, लोगों को वहां से निकालकर अपने अपने मुल्कों तक कम से कम महफूज पहुंचाने के लिए? 31 अगस्त की डेडलाइन के तो कोई मायने ही नहीं रह गए। बिल्कुल श्वेता, एक बात आपने जो बताई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 लाख सबसे आधुनिक वेपन जो है वो अफगान फोर्सेस के तालिबान के पास आ गया और वो तालिबान के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको लेके भाग गए। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे 10,000 के लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगान फोर्सेस के अगेंस्ट, वो भी कुछ ऐसे आधुनिक हथियार उनके हाथ में भी लग गए। और ये एक विडंबना है कि अमेरिका ने कोई इंटेलिजेंस नहीं किया। उन्होंने 200 एयरक्राफ्ट की एक आधुनिक एयरफोर्स आज वो तालिबान के हाथ में पड़ गई, जिसमें ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर भी हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात है कि अमेरिका तो 20 साल वहां रहा था, उसकी CIA ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या इंटेलिजेंस था कि ये 11 दिन के अंदर अफगान की फोर्सेज हाथ खड़े कर जाएगी। तो वो तो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 आपने जो बताया, मुझे लगता है आने वाले समय में अफगानिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट एक बहुत ही कहते हैं कि एक प्रकार से बहुत जमड़ा हुआ है और वो अलकायदा के साथ मिलकर तालिबान को चैलेंज करेगा और ऐसे में सिविल वार होगा और यही एक होने वाला है।
क्योंकि तालिबान जो बड़े बड़े बातें कर रहा था कि इसके पास काबुल पूरा कंट्रोल में है या उसने अफगानिस्तान को कंट्रोल में कर लिया पंजशीर के अलावा, ये भी बात खोखली निकली है, क्योंकि तालिबान लड़ाई जीता नहीं, अमेरिका की जो अफगान फोर्सेस वो हारी है, क्योंकि 11 दिन के अंदर बिना लड़े उन्होंने हथियार दे दिए। मगर तालिबान ये सोच रहा है कि वो कंट्रोल कर लेगा पूरे अफगानिस्तान को, मुझे पूरा शक है। ना तो वो पंजशीर को जीत पाएगा जहां पर नदन अलायंस है अहमद मसूद के नीचे, और दूसरा बाकी जो काबुल है वहां पर इस्लामिक स्टेट फोर्सम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसको चैलेंज करेगी। अब क्वेश्चन आता है अमेरिका और नेटो ट्रुथ में वो क्या एक्शन लेंगे अभी, क्या वो अपना जो इवैक्यूएशन प्लान को थोड़ा सा जल्दी करेंगे या कि कोई और कार्रवाई करेंगे जो कि बाहर, क्या वो अपने जो इवैक्यूएशन प्लान को बढ़ाएंगे, क्या वो 31 अगस्त के आगे रहेंगे, क्योंकि अभी जो बाइडेन का जो एक प्रकार से इमेज थी उसने बहुत बड़ी बीटिंग ले ली है वर्ल्ड में भी और डोमेस्टिकली भी, वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो फेटल कैजुअलिटी हुई है उसमें अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं जो कि अभी दिखने में लग रहा है कि आने वाले समय में उनके नाम बताए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है और ये इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में नहीं, ये पूरे रीजन में लाएगी। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो अभी हंस रही थी तालिबान के आने के बाद, उनको बहुत धक्का लगेगा जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहां पर टेररिज्म ज्यादा करेगा पाकिस्तान के अंदर, और आप पाक एरिया में भी कहीं ना कहीं जो पश्तून एरिया है उसके अंदर भी इंस्टेबिलिटी आएगी, इसी प्रकार बलूचिस्तान में। और मुझे लगता है ये जो चीन और पाकिस्तान का एक गठजोड़ था जो एक प्रकार से तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, उनको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी जो है ये चारों तरफ फैलेगी। इस्लामिक स्टेट एक सबसे ज्यादा आपको डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप है वर्ल्ड में, और इसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है। इसको आपको एक प्रकार से इकट्ठा करके अगर ये निकलता है तो इसको चैलेंज करना सबके लिए मुश्किल है। मुझे लगता है आने वाले समय में तालिबान को सबसे बड़ा चैलेंज ये इस्लामिक स्टेट खोरसम देगा, ना कि कोई और ट्रुप या कोई और देश। और मुझे लगता है आने वाले समय में पूरी इंस्टेबिलिटी आएगी इस रीजन में, और सिचुएशन जो अभी है उससे भी ज्यादा खराब होगी। और ये जो ब्लास्ट अभी हुए हैं ये खत्म नहीं हुए, ये सीरियल ब्लास्ट हैं, मुझे लगता है कुछ और ब्लास्ट भी होंगे। और इस्लामिक स्टेट जो खोरसम है वो धीरे धीरे अपना प्रभाव अफगानिस्तान में फैलाएगा और वो किसी हद तक पाकिस्तान में भी फैलाएगा। और इसका जो अड्डा था वो था आप पाक बॉर्डर, वहां पर पाकिस्तान ने आंख मीची, वहां से इसने स्टार्ट की कार्रवाई और ये फिर अफगानिस्तान में आया। आज ये जो डिजीज है ज्यादा फैल गया है और ये एक सबसे ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है वर्ल्ड का, और ये अगर अफगानिस्तान के अंदर आ गया और इंस्टेबिलिटी लाई तो पूरे रीजन और पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। श्वेता, वाकई, क्योंकि अभी तक गीता नहीं, अशरफ है हमारे साथ। अशरफ, अभी तक सबको ये लग रहा था कि भारत में, कश्मीर में इस तरह के आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को हर तरफ देख लें, अलकायदा जिसका आईसिस से कोई नहीं, आईसिस जिस पर तालिबान का नियंत्रण नहीं, तालिबान जो अभी भी पंजशीर में लड़ाई लड़ रहा है कि किसी तरीके से उसे वहां पर जगह मिल जाए, समझौता हो जाए, ये सारी चीजें तो पूरे डायनामिक्स को अभी तक के सबको बदल कर इसने रख दिया है। आज के धमाकों ने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को संदेश दिया है वो बहुत अलग दिया है, सबके लिए खतरा है। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जो यहाँ पर समझ आ रहा है वो ये है कि अमेरिका अब सबक सीख गया कि जो है इसके साथ जहर के साथ छेड़ना कितना उसको भारी पड़ गया, चाहे उन्होंने अफगानिस्तान में किया हो या इराक में किया हो या सीरिया में किया हो। दरअसल जो ISIS है वो सबसे बड़ा दुश्मन उसके लिए अमेरिका ही है। नेटो फोर्सेस है जिसमें ब्रिटिश, इसराइल और बाकी सब देश आते हैं। भारत में तो उस तरह का उतरा खतरा इस ISIS का नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ISIS मात्र वो गुट है दुनिया में जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो
पनप रही है पूरे विश्व में, चाहे फिर हम इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें। इतना बड़ा अटैक जो डेकेड में सबसे बड़ा हुआ चर्च पर वहां अपना श्रीलंका में, उसके पीछे भी ISIS का हाथ था। तो ये आइडियोलॉजी जो है ये कहीं ना कहीं इनको स्पेस नहीं मिल रही थी दुनिया में। कहीं इराक में काफी कोशिश की थी उन्होंने, इजिप्ट में कोशिश की थी, लेकिन वहां पर तो नहीं। लेकिन जो स्पेस अब इनको अफगानिस्तान में थी और मिल रही थी हालातों के कारण, क्योंकि वो जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खमियाजा अगर किसी को होगा तो वो अमेरिका को ही होगा। और अमेरिका शायद यही कारण है कि सब कुछ छोड़कर, किसी देश की चिंता छोड़कर एक तरह का खिलवाड़ हो जाता है अफगानिस्तान में। कभी रूस आकर अपनी मनमर्जी कर उसके बाद जब अपना समूह लेकर लौट जाता है, अमेरिका 20 साल लगाता है और उसके बाद अपने तरह की दलीलें देकर निकल जाता है। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया है कि पूरी दुनिया जो है वही महफूज नहीं महसूस कर रही है। एक ऐसी जगह को क्रिएट कर दिया। वहां पर 2 धमाके अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर, एक के बाद एक रही आज तक।